गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुप्त साम्राज्य में बताया जाता है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है इसमें से, 1 नंबर का और 4 अंकों का। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न बनता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक श्री गुप्त को बताया जाता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। और इसमें विस्तार से अब पढ़ेंगे। ये 275 से 550 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखिए, उत्तर भारत में कुषाण सत्ता यानी कि जो प्रमुख जनजातियां थी, जहां शक, हुण और कुषाण ये बर्बर जातियां थी, जिनको अपन कह सकते हैं आदिवासी जातियां, जंगलों में रहने वाली। तो ये देखिए कबीले के साथ रहती थी। उत्तर भारत में जब कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई, तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया। यानी कि शक जो बर्बर जाति है, शक प्रमुख है, जिन्होंने शासन किया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। और शकों के बाद में, उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। कहते हैं कि शकों से फिर सत्ता हथियाली गुप्त वंश के राजाओं ने। तो इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। वेरी मोस्ट पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। इसके बाद में वंशज और भी बताए गए हैं। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रसूति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है कि समुद्रगुप्त जो राजा बना, उन्होंने कहा कि मैं श्रीगुप्त का पौत्र हूं। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ और इसकी उपाधि महाराज थी कि घटोत्कच की उपाधि महाराज के रूप में हुई। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया इसने, 15 वर्षों तक। तो कहते हैं कि श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच राजा बना और घटोत्कच के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शासक बना। इसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की। यानी घटोत्कच ने तो महाराज की उपाधि ली थी और घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की पदवी ली। ये कहते हैं कि उसने लिच्छवी वंशजा कुमारी देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था। तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। 1 नंबर का प्रश्न बनता है। फिर गुप्त वंश का अगला शासक बना, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। तो देखिए, समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से शासन करना शुरू किया और 380 ईस्वी तक शासन किया। महान राजाओं में से गिना जाता है समुद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, उसने उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त को राजा बनाया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है अपनी भूमि का विस्तार करने वाला राजा, उसको कहा गया साम्राज्यवाद। तो ये भूमि बढ़ाने में विश्वास करता था, अपना साम्राज्य बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई इसने। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। ये भी 1 नंबर के प्रश्न में वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है कि कौन सा कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में प्रमुखतः समुद्रगुप्त की विवरण दिया गया है। तो उसका नाम था हरिसेन। दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। या हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण किस अभिलेख में किया। तो उत्तर बनता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। आगे बढ़िए। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है।
गंगा यमुना दोआब के राज्य, यानी गंगा और यमुना के दोनों तरफ जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वो इसी के पास था। और पूर्वी हिमालय के राज्य भी, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठवीं राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और शक एवं कुषाण राज्य, जो शक राजा शासन करते थे और कुषाण राजा शासन करते थे वंशज के, वो भी इसी के अधीन हो गए। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा है। यह बताया जाता है कि समुद्रगुप्त महान दिग्विजय नीति थी उसकी, उसका विजय अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस कारण से इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा। इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र लिखा किसने? कि उसी का दरबारी कवि था हरिसेन, तो उसने सैनिक सफलताओं का उल्लेख बताया गया है। समुद्र के गुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, यानी जहाजी सेना भी थी उसके पास, जिससे वह विदेशों में संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए, वे राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं कि विजय की उपलक्ष्य में या साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यज्ञ का प्रोग्राम करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, और यज्ञ हवन करने के बाद में घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जितने साम्राज्य में दौड़ता है वह साम्राज्य उसी राजा का हो जाता है, और जो राजा रोकना चाहता है तो उससे युद्ध किया जाता है। उसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में निपुण था। ललित कलाएं उसे कहते हैं जो कोई संगीत, नाट्य या किसी प्रकार के वाद्य बजाना, ऐसी कलाओं में ये राजा बहुत निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है क्योंकि वह कविताएं बोलता था और कविताएं और गीत, संगीत इनमें रुचि थी। वह संगीत में भी निपुण था, यानी संगीत बजाता था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है, यानी कि समुद्रगुप्त वीणा भी बजाता था। वह विष्णु का भक्त था और परंतु उस दूसरे धर्मों का भी सम्मान रूप से आदर करता था। समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन सभी धर्मों को वह श्रेय कर मानता था, सभी धर्मों को सम्मान देता था। अब समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका देवराज व देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात, यानी शकों पर विजय हासिल की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, यानी शकों को जीत दिया, शक जाति को हरा दिया। इसके उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र हुआ कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। देखिए, इसने 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कि जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है यह कुमारगुप्त ने ही खोला था। उसका राज्य सौराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र में प्रमुख क्षेत्र है सौराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य में आता है। तो महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, यानी कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल तक इसका साम्राज्य फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो प्रमुख शुंग वंश का राजा था। शुंग वंश के राजा से भी इसको युद्ध करना पड़ा था। और कुमारगुप्त का पुत्र हुआ स्कंदनगुप्त। स्कंदनगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक राज किया। तो स्कंदनगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। स्कंदनगुप्त का बड़ा भाई था, लेकिन बड़े भाई को राजा नहीं बनने दिया
और स्वयं स्कंदनुगुप्त राजा बन गया। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि जूनागढ़ में लिखी गई जो पत्थरों से इतिहास है उससे पता लगता है कि स्कंदनुगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का कि जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था मौर्यों ने, तो उस झील को पुनः मरम्मत करवाई। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है मरम्मत करवाना, तो मरम्मत इसने पुनः करवाई। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदनुगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुनों से भी जूझना पड़ा था। जूझना का मतलब है संघर्ष करना पड़ा, कि हुण जाति भी शासन कर रही थी तो उससे भी इसको युद्ध करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को भी पराजित कर दिया। तो स्कंदगुप्त जो राजा था उसने हुण जाति के राजाओं को भी परास्त कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इन गुप्त वंश के राजाओं ने क्या क्या काम किया और इन्होंने संस्कृति के योगदान में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कि किस प्रकार इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और उन राजाओं के दरबारों में कौन कौन कवि थे, कौन विद्वान थे और कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं, उन सभी उपलब्धियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए वेरी मोस्ट पॉइंट है, 4 अंकों का प्रश्न बनता है यहाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त वंश ने संस्कृति में बहुत योगदान दिया है। कहते हैं कि गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हमने पीछे पढ़ा है कि समुद्रगुप्त भी अश्वमेध यज्ञ किया था और कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि ये दोनों राजा साम्राज्यवादी रहे। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। हमने पढ़ा है कि समुद्रगुप्त विष्णु की पूजा करता था लेकिन फिर भी अन्य धर्मों का सम्मान करता था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी फलने फूलने का अवसर दिया। प्रश्रय का मतलब उनको सहयोग देना या जैन और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने के लिए सहयोग प्रदान करना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। सुशासित का अर्थ होता है कि उसके नियम जो बनाए गए थे उन नियमों के अनुरूप ही शासन चलता था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था, कि किसी भी प्रकार से चोरी करना या किसी को मारना ये अपराध बहुत कम होते थे और किसानों से कर भी बहुत कम लिया जाता था। राजकाज की भाषा संस्कृति यानी शासन के रूप में जो लिपि लिखी जाती थी वो संस्कृत का उपयोग होता था। उसमें महान विद्वान थे। अभिज्ञानम शकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, नाम सुना होगा आपने, महान मूर्ख था कालिदास। उस समय में कालिदास किस प्रकार एक साधारण आदमी से एक विद्वान बना और उसकी लिखी गई दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हुई। अभिज्ञानम शकुंतलम और रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य प्रसिद्ध हुए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ, महान कवि कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से 2 रचित ग्रंथ थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। मरस्कत्तिम नाटक के लेखक शूद्रक थे और मुद्रा राक्ष नाटक के लेखक विशाखा दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में हुई। उसी समय रामायण महाभारत तथा अनुसंहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी, कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास और मनुसंहिता महर्षि मनु ने जो ग्रंथ लिखे वो सारे गुप्त काल में ही लिखे गए थे। गुप्त काल में आर्यभट्ट जो महान वैज्ञानिक गणितज्ञ हुआ, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जिसने गणित में जीरो का आविष्कार किया था, इन्होंने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ। ये बताया जाता है कि भारत की देन है दशमलव प्रणाली, जो 1.2 1.4 जो प्रमुखता दिया गया है, ये दशमलव प्रणाली भारत की ही देन है, जिसके अंतर्गत
फिर यूरोप में इस दशमलव प्रणाली की नकल की गई, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला में प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की जो प्रमुखतः तांबे की बनी हुई मूर्ति है, तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। तांबे की प्रतिमा के द्वारा हमें पता लगता है। तो ये जो दी गई बात है कि संस्कृति की उपलब्धि में गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुप्त साम्राज्य के द्वारा ही विज्ञान में हमारा देश तरक्की हुआ और भारत को धर्म गुरु के रूप में या विश्व गुरु के रूप में जाना जाने लगा, जिसे भारत विदेशों में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिकों, ज्योतिर्विज्ञान जिसमें गणितज्ञ और अन्य प्रमुख चिकित्सक ये सब हुए हैं। तो ये आपके गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। अब हम गुप्तकालीन समाज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।